एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंसुक वो बॉक्स खोलती है और उसमें शॉन की बचपन की फ़ोटो होती है। तो उसे याद आता है कि जिस बच्चे को उसने बचपन में बचाया था वो शॉन ही था। उसके बाद हम न्यूट्रीलेट और शॉन को देखते हैं। न्यूट्रीलेट शॉन से पूछता है कि तुम्हें लगा कि वो बच्चे खतरे में है तो इसलिए तुमने गोल्फ क्लब से वार किया। तो शॉन कहता है हाँ। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि गोल्फ क्लब आसपास ही था। तो शॉन कहता है हाँ। फिर न्यूट्रीलेट कहता है कि अब गोल्फ क्लब कहाँ है। तो शॉन कहता है मुझे पता नहीं, मैंने वही छोड़ा था। फिर न्यूट्रीलेट कहता है कि तुम बच्चे को रोशनी वाले घर ले गए और जाते समय विक्टिम के सर पर फूल रखा। तो शॉन कहता है हाँ। तो न्यूट्रीलेट कहता है क्योंकि वह सुंदर था। तो शॉन कहता है हाँ। न्यूट्रीलेट कहता है कि एक्सीडेंट मर्डर के बाद हमेशा इंसान वहाँ से भाग जाता है या फिर घबराहट में गिर जाता है। तो शॉन कहता है तो यह अजीब है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तभी वहाँ पे ओजिंके आता है और टीम लीडर को एक फाइल देता है। न्यूट्रीलेट पूछता है कि पहले तुमने कहा वो सच है क्या? जिस लड़की ने तुम्हें बचपन में बचाया था उसकी फ़ोटो तुमने उस दादी के घर में देखी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में। तो शॉन कुछ कहने से पहले वहाँ पे टीम लीडर आ जाती है और वो फाइल न्यूट्रीलेट को दिखाती है। इंसुक को देखते वो बॉक्स वो जूहू को देती है और उसे संभालने के लिए कहती है और वो बास लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे तभी सनहा भी आई होती है और सनहा इंसुक को आवाज़ भी देती पर इंसुक से जल्दी जल्दी में चली जाती है और उसे सुनाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के गेट पर यांग आया होता है, उसके साथ वो कुत्ता भी होता है शॉन का। तो इंसुक यांग से पूछती है कि शॉन कहाँ पे है। तो यांग कहता है वो सरेंडर करने चला गया। तो यांग कहता है उसने सरेंडर कर दिया, तुम्हारी वजह से सब कोई तो सचमुच ठीक हो गया। फिर हमें पता चलता है कि शॉन पुलिस स्टेशन जाने से पहले यांग से मिलने गया था और शॉन ने यांग को बताया था कि वो सरेंडर करने वाला है। वो कहता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा, वैसे भी गैंग के लोग यही चाहते हैं। तो से बताता भी है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, बकवास बंद करो। शॉन कहता है कि अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने जा रहा हूँ। कहता है कि वो लड़की बीमार है, उसे ठीक होने दो, उसके पीछे मत पड़ो। शॉन कहता है कि उसने कहा था कि सभी मरने से पहले अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। शॉन कहता है कि शब्दों से मत खेलो, तुम कि तुम यही रहो, मैं सब संभाल लूँगा। तो शॉन कहता है कि तुम भी अभी ये सब छोड़ दो कि जब तुम किसी को मारते हो तो कोई पीछे छूट जाता है और मुझे पीछे छूटने से सख्त नफरत है। और कहता है प्लीज़, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा पर आज पहली बार मांगता हूँ, उस लड़की का ख्याल रखना और मैं सरेंडर कर दूंगा तो उसे मेरे सारे पैसे दे देना। फिर मैं यांग इंसुक से कहता है कि उसे तुम नहीं जानती, उसे मैं जानता हूँ। वो कैसे भी जीता था पर बड़े सेफ तरीके से जीता था। तो जो है यही उसकी फैमिली थी। फिर यांग वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे मीरू और उन्नी भी आ जाती है। मीरू पूछती है कि क्या हुआ, कौन था वो। फिर हम उसके बाद पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि न्यूट्रीलेट शॉन से पूछता है कि इनमें से कौन सा गोल्फ क्लब का मॉडल था। तो शॉन कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं था। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि ज़रा ध्यान से देखो। तो शॉन कहता है कि अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया था। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि तुम्हें हैंडल का टेक्सचर याद है। तो शॉन कहता है कि याद नहीं। न्यूट्रीलेट कहता है कि तुमने पास पड़े गोल्फ क्लब से जोर कर मारकर हायोन जोंग की जान ले ली। तो शॉन कहता है हाँ, और ये सब उसे बताता है कि मौत दम घुटने से हुई है। शॉन को लगता है कि इंसुक ने ही बाद में आकर उसका गला दबाया था। फिर इंसुक मीरू को और उन्नी को बताती है कि वो चौन सरेंडर करने गया है। तो मीरू कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी वो उसे मारने ही गया था। ये न्यूज़पेपर में आया है, हमारी पूछताछ होने से पहले इसे बंद करना चाहिए, गुजर होना चाहिए। तो इंसुक कहती है पर उसे जीने का हक है, हम तो मरने वाले हैं। तो मीरू कहती है हम मरने वाले हैं तो उससे क्या, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है, उसे डेट करना चाहती हो। तो मीरू कहती है प्रॉब्लम है। तो मीरू कहती है मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, मरने से पहले मैं अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहती हूँ, तो उसमें गलत क्या है। तो मीरू कहती है चुप हो जाओ। तो मीरू कहती है मुझे बुरी इंसान मत बनाओ, यह कौन है जेल में मरना चाहता है, भले कि हम कुछ भी कर सकते हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। तभी वाजी आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो मीरू कहती है ये हमारी मदद किए बिना ही बाहर जा रही है और इंसुक वहाँ से चली जाती है। मीरू से आवाज़ भी लगाती पर इंसुक भाग जाती है। उसके बाद हम टीम लीडर को देखते हैं। वो कहती है सरेंडर करने आया था और खुद को बेगुनाह साबित करके चला गया। और जिंके कहता है कि ये उसकी चाल निकली तो क्या करेंगे। तो न्यूट्रीलेट कहता है उसे मौत की वजह नहीं पता थी। और जिंके कहता है कि खून उसने ही किया है, मुझे पता है। तो टीम लीडर कहती है ऐसा करना होता तो वो सरेंडर करने क्यों आया होता। तो जिंके कहता है कि हमसे वो मनवाना चाहता है कि खून उसने किया ही नहीं है। न्यूट्रीलेट कहता है कि वो जानता है कि गोल्फ क्लब का इस्तेमाल हुआ था, किसी तरह से वो इस केस में शामिल है।
टीम लीडर कहती है कि उसने वहाँ पे फूल भी रखा। तो नोटिलेट कहता है गोल्फ क्लब और फूल के बीच के समय में किसी ने मकदूल का गला घोट दिया। मिनून चौन ये नहीं जानता था। तो टीम लीडर कहती है क्या मिनून चौन ने गोल्फ क्लब से वार किया था। नोटिलेट कहता है कि उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से ज़रा फिर से सोचते हैं। वहाँ से गुजरते हुए उसे लगा कि बच्ची खतरे में है, तो उसने पास पड़े गोल्फ क्लब से उस पर वार किया। वो बेहोश पड़ी बच्ची को पास ही रोशनी वाले घर में ले गया। उसी बीच किसी ने बेहोश हायोन जान का गला घोट दिया और उसका फ़ोन ले लिया। तो ओजिंग कहता है कि आप उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो क्या। तो टीम लीडर कहती है तो उसे लगता है कि उसने खून किया है, इसलिए वो सरेंडर करने आया है। तो नोटिलेट कहता है कि किसी को बचाने के लिए भी ऐसा कर सकता है वो। तभी टीम लीडर प्यो इंसुक का नाम लेती है। इंसुक को देखते हैं जो कि मन में कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे मैंने मारा है, मैं उसके गुनहगार हूँ। और बस में बैठ कर चली जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद नोटिलेट शियोन से कहता है कि हम तुमसे कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। वैसे तुम वही जा रहे हो ना, धर्मशाला में। और वहाँ से चला जाता है। फिर शियोन वहाँ इंसुक को देखता है और उस इंसुक को देखता है वहाँ पे, तो वो भागकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है। तो इंसुक कहती है क्या बात है, क्या हुआ है। शियोन कहता है कि यहाँ पर क्यों आई हो। तो इंसुक कहती है सरेंडर करने। शियोन कहता है कि वाकई तुमने मारा था। तो इंसुक कहती है हाँ, मैंने मारा था, तुम्हें नहीं पता। तो इनसे पुलिस स्टेशन में जाने लगती है। तो शियोन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि पहले मेरे साथ चलो। तो इंसुक कहती है मैं सरेंडर करने जा रही हूँ। तो इंसुक पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तो इंसुक उसका हाथ झटक देती है। तो इंसुक कहती है कि मैं सब सच बता दूंगी। तो शियोन कहता है क्या। तो इंसुक कहती है कि खून मैंने किया है, मैंने मारा क्योंकि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ और मुझे बेचैनी पसंद नहीं। तो शियोन कहता है क्या तुम इस हद तक मारना चाहती थी। तो इंसुक कहती है हाँ, मैं कहती है कि मैं सनहा को बचाना चाहती थी, पर मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ और वो अकेली पड़ जाएगी, पर उसे जीना होगा। तब हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है पर मेरा क्या, तुम मुझे वक्त नहीं दोगी। मीरू के बाद हम उन्नी और मीरू को देखते हैं कि इंसुक ने सरेंडर कर दिया तो हमारा क्या होगा। हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें उसे रोकना चाहिए। तभी उनकी प्यार बड़ी दिलचस्प चीज़ है ना। तो मीरू कहती है कि तुम अभी ये सब बातें क्यों कर रही हो। उन्नी कहती है कि ये एक मतलबी इंसान को दूसरे इंसान के बारे में सोचने के लायक बनाता है। तुम की प्यार की बातें क्यों कर रही हो, हम इसी प्यार की वजह से बर्बाद हो गए हैं। तुम प्यार में ये सब नहीं कर पाई, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा उलझन में ही रही और फिर भाग गई। तो मीरू कहती है कि ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम जब ऐसे बात करती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्नी कहती है क्या तुम कभी ऐसा कर पाती। तभी उसे वो देता है और कहता है मीरू ज़रा यहाँ आओ। तो मीरू नहीं, अगर मुझे किसी का इल्ज़ाम अपने सर पर लेना पड़े तो मैं कभी उससे प्यार ही नहीं करूँगी। और कुजी के पास चली जाती है। कुजी कहता है तुम्हारे दोस्त नहीं आए। तो मीरू कहती है नहीं। तो उसकी वो दोस्त थी ना जो बर्थडे वाली, वो कहती है पता है वैसे बहुत लोग आए हैं और एले ग्रुप कोई छोटी बात नहीं है। तो कुजी कहता है कि सारे लोग प्रमोशन टीम से आए हैं, मैंने बुलाया है उन्हें। फिर वो दोस्त कहती है कि न्यूज़ जर्नलिस्ट भी आए हैं, वो रिपोर्टर पार्क है ना। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर उनकी तरफ आता है और कहता है कि मैं उससे मिल रहा हूँ जिसे ऐसी जगह पर मिलना मुश्किल है। तो कुजी कहता है कि हमारा नया प्रो है तो प्रमोशन हमने यहाँ पे रखा है, आज के बाद वॉलंटरी हम यहाँ पे ही करेंगे। तभी वो दोस्त कहती है कि तुमसे मिले अरसा हो गया, आने के लिए शुक्रिया। फिर वो रिपोर्टर कहता है कि सांगमीरू भी यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी गहरी दोस्ती लग रही है, आपके प्यार की अफवाह उड़ा दी जाए तो मीरू शर्माती है। तो रिपोर्टर कहता है कि आप इतना शर्मा क्यों रही हो। तभी कुजी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंसुक और शियोन जा रहे होते हैं। अचानक से शियोन उसके सामने आकर खड़ा होता है। तो इंसुक कहती है कि क्या हुआ। तो शियोन कहता है कि मैं बस वॉक करना चाहता था और यहाँ पे काफ़ी शोर है तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। फिर वो ऐसे ही चलने लगते हैं। तभी सामने से एक साइकिल आती है और शियोन उससे टकराने वाला होता है। तो इंसुक उसे साइड करती है और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर इंसुक उसे बताती है कि मैंने पहले भी तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मैं ठीक हूँ, यही कहा था ना तुमने। फिर हम देखते हैं कि जब इनमें इंसुक ने शियोन को बचाया था तब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तब इंसुक ने उसे पूछा था क्या तुम ठीक हो। तो शियोन ने कहा था हाँ मैं ठीक हूँ। फिर शियोन कहता है क्या तुम जानती थी। तो इंसुक कहती है हाँ। इंसुक कहती है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तो शियोन कहता है कि मैं डर गया था, मुझे लगा तुम्हें मुझे बचाने का अफसोस होगा। कहती है कि मुझे अफसोस नहीं है और कहती है कि तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें जीना होगा।
उसका हाथ पकड़ती है और कहती है खुशी से जियो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, जियोगे ना? फिर शॉन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर हम मीरू और कूजी को देखते हैं। मीरू उसे साइड लेकर आती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तो कूजी कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो मीरू कहती है बात ये नहीं है, बात ये है कि तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो कूजी कहता है कि मीरू मैंने वही कहा ना जो कि सच है। तो वो कहती है कि पहले मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। तो कूजी उसके कान में कहता है कि हमने साथ में रात गुजारी है। शर्माती है कि ऐसे कोई कन्फेस करता है क्या? फिर वो कहता है कि देखो मीरू, मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और दूर से उनके दोस्त भी उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी वो दोस्त उसे देखकर मुंह बनाती है। फिर हम इंसुक और शॉन को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं। शॉन कहता है कि यहाँ ऐसे चलना मुझे आम लोगों की तरह महसूस हो रहा है। तो इंसुक कहती है तुम आम बनना चाहते हो? तो शॉन कहता है हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब ठीक है। फिर इंसुक कहती है तो चलो, और यहाँ खुशी खुशी हंसते हुए रास्ते से चल रहे होते हैं। फिर एक आकर शॉन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है? तो इंसु कहती है जो कि इंतज़ार के बाद मिले। शॉन कहता है मतलब? तो इंसु कि एक बार मेरी मॉम मेरे लिए डोनट बना रही थी, उसका टेस्ट तो मुझे याद नहीं, पर जब वो बना रही थी तब उसका इंतज़ार करके मुझे लगा कि वो बहुत स्वादिष्ट होंगे। फिर वो एक जगह पे खाना खाने के लिए आते हैं और ऑर्डर देने के बाद शॉन इंसुक से पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं? तो इंसुक कहती है हाँ। फिर वो बैग में देखती पर उसके पास पैसे नहीं होते। तो इंसुक कहती है नहीं। तो शॉन कहता है कि तुम बिना पैसे लिए कैसे आ गई? तो इंसुक कहती है मैं जेल जाने जा रही थी तो मैं पैसे क्यों लाती? फिर वो सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पर बैठे होते हैं और शॉन इंसुक को बताता है कि कुछ बेच है और उससे पैसे लेते हैं। तो फिर वो बैग में बेचने के लिए सामान ढूंढने लगते हैं। फिर इंसुक के बैग में से वो बांस निकलता है। तो शॉन कहता है कि इसे बेच दे। तो इंसुक कहती है मैंने इसे बाजार में अपने पैसों से खरीदा था, मैं इसे नहीं बेचूंगी। फिर शॉन के बैग में से कुछ कैसेट निकलते हैं। शॉन कहता है क्या हम इसे बेच दें? तो इंसुक कहती है इसे कौन खरीदेगा? तो शॉन कहता है कि कोई इसे ज़रूर खरीदेगा, ये कहीं नहीं मिलता, ये चीज़ काफ़ी अनमोल है। मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता था तो कम सुनता था। और बताता है कि इसे मेरी मॉम सुनती थी और जब बचपन में मैं रोता था तो इसे सुनकर चुप हो जाता था। तो इसे कैसे बेचोगे? तो शॉन कहता है कि इसे बेचने का यही सही टाइम है, अभी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में गेम्स खेलते हैं और उसके बाद पार्क में बैठकर ड्रिंक भी करते हैं। फिर वो एक जगह पे बैठे होते हैं। इंसु कहती है कि मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी तो यहाँ बैठे लोगों से जलती थी। फिर शॉन केक पर कैंडल रखता है। तो इंसु कहती तुम कैंडल भी लाए हो? तो शॉन कहता है आज मेरा बर्थडे है। तो इंसु कहती सच में? तो शॉन कैंडल जलाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हो, और उसे कहता है कि चलो इसे बुझाओ। फिर इंसु कैंडल बुझा रही होती है तभी शॉन उसकी फ़ोटो खींच लेता है। तो इंसु कहती है ये क्या था? तो शॉन कहता है कि खूबसूरत है, देखो। और फिर उसे तस्वीर दिखाता है। तो इंसुक मुस्कुराती है और कहती है कि अच्छी है। फिर वो दोनों एक पुल पर आते हैं। इंसुक कहती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने तो कहा था कि हम किसी खास जगह पर जा रहे हैं। तो शॉन कहता है कि ये गायब हो रहा है। वो बताता है कि लोग अब इस पुल का इस्तेमाल नहीं करते, ये जगह गायब हो जाएगी। मैं इस पुल पर रोज़ आता था, मॉम के काम ख़त्म होने का इंतज़ार करता था और हमेशा उनके साथ यहाँ आता था। अगर नहीं आता था तो इस जगह पे मैसेज छोड़ता था, यही कि मॉम मैं कहीं और हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं और कहता है कि मैंने यहाँ पे मॉम की अस्थियाँ डाली थी और मॉम ने यहाँ पे आखिरी मैसेज छोड़ा था। तो इनसे पूछती कि वो क्या था? तो शॉन बताता है कि उन्होंने कहा था कि वो बताता है कि सिर्फ एक लाइन, वो जॉन कोई बात नहीं। प्रिंसुक उसे कहते ही कि जानते हो अब मैं ठीक हूँ। जब मुझे पता चला था कि मैं मरने वाली हूँ तो लिस्ट के बारे में पता है, मैं वो लिखना चाहती थी पर समझ ही नहीं आया कि कैसे लिखूँ। तब मैंने वो किया जो दूसरे करते हैं, पर आज मैंने वो सब किया। मुझे लगा कि ये इतना मज़ेदार नहीं होगा, पर यह खास था क्योंकि ये तुम्हारे साथ किया था। मुझे अच्छा लगा। फिर वो वहाँ पे थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर एक जगह पे बैठ जाते हैं। फिर इंसुक उसे बताती है कि मैं सरेंडर करने वाली हूँ। फिर शॉन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस रात तुम उसका गला दबाने वापस गई थी। तो इंसुक कहती है कि गला दबाने? तुम क्या बोल रहे हो? तो शॉन कि क्या तुम नहीं गई थी? तो इंसुक कहती नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? तो शॉन कहता है क्या वो तुम नहीं थी? तुम नहीं थी, मैं नहीं था, तो फिर उसे किसने मारा? तो इंसुक कहती है मतलब? तो शॉन बताता है कि उसका गला दम घुटने से हुआ है।
शॉन उसे बताता है कि उसकी मौत गोल्फ क्लब से नहीं हुई थी, बाद में किसी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। फिर इंसुक शॉक हो जाती है और कहती है किसने मारा था। फिर हम देखते हैं कि ओजिन के न्यूट्रिलेट को बताता है कि फिर से फ़ोन का सिग्नल मिला है किमयोंग टावर के पास। न्यूट्रिलेट भी वही जगह पे आता है जहाँ पे शॉन और इंसुक थे, पर इंसुक और शॉन वहाँ से अभी चले गए थे। तभी न्यूट्रिलेट को कॉल आता है और न्यूट्रिलेट बताता है कि फ़ोन फिर से बंद हो गया और कहता है कि ये रीडेवलपमेंट साइट है, 10 मीटर के दायरे में एक सर्च टीम भेजो। फिर हम इंसुक और शॉन को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ होती है। तो शॉन इंसुक का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मैडलिना स्पीच दे रही होती है। वो कहती है कि आज का प्रॉफिट कम आयु वाली औरतों को जाएगा और वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आज सबने बहुत मेहनत की है, आपका इसके साथ आपकी यादें जुड़ी थी, बहुत से लोगों ने उसे खरीदा है और कहती है कि आज सबने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसका हम दिल से शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया। फिर वो कहती है कि अब ये कहना चाहती हूँ कि एली ग्रुप के द्वारा क्या खास प्रोग्राम किया है। तभी कुजी बताता है कि अब हम फायरवर्क्स जलाने वाले हैं। फिर मीरू सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मीरू उन्हीं के कान में कहती है कि ये इंसु क्यों नहीं आई, कब आएगी वो। तो उन्नी कहती है कि आ जाएगी। फिर मीरू कहती है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है और कहती है अगर अभी पुलिस आई और हमें अरेस्ट करके ले गई तो क्या होगा। तो उन्नी कहती है चुप हो जाओ, तुम बहुत सोच रही हो। तो मीरू कहती है कि बेचैनी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि इंसुक और शॉन एक कार में होते हैं। इंसुक कहती है कि तुम दूसरों से लिफ्ट मांगने में भी अच्छे हो, अगर हमने इस कार में देख लिया तो शॉन कहता है कि फिलहाल तो हमें इससे ही जाना होगा। तो इंसुक कहती वैसे पीछा कौन कर रहा था। तो शॉन कहता है कि मुझे लगा अगर मेरे जैसी लाइफ से ज़िंदगी जीने पर ऐसा महसूस होता है। तो इंसु कहती अगर हमने उसे नहीं मारा तो पुलिस को सच क्यों नहीं बता देते। मैंने गोल्फ क्लब से वार किया और तुम बच्ची को ले गए, वापस आकर फूल रखा, हमें नहीं पता कि किसने मारा, हम खुल के छूट जाएंगे। तो शॉन कहता है कि अगर जल्दबाजी में कदम उठाएंगे तो हम फंस जाएंगे, जब तक ये केस बंद से मतलब नहीं, वो बस केस बंद करवाना चाहते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है, किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, जब तक हम इसके जुड़े हैं तब तक हम पर इल्ज़ाम लगाना आसान रहेगा। और वो कहता है कि फ़ोन भी गायब है। तो इंसु कहती है क्या उस आदमी का फ़ोन। तो श्यान कहता है कि उस फ़ोन में ज़रूर कुछ है, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए मुझे उसे मारने का ऑर्डर मिला था। फ़ोन इंसु के पास ही था पर इंसु उसे नहीं बताती। फिर हम इंसु की दादी को देखते जो कि सोजो पी रही होती। तभी वहाँ पे सनहा की मॉम आती है और पूछती कि आपने खाना खाया और सनहा कहाँ पे है। तो ग्रैंडमा कहती कि वो अपनी दोस्त के घर गई है, उसने वीडियो कॉल किया था और कहा कि वो बाद में आएगी। फिर सनहा की मॉम ग्रैंडमा को कहती है कि मुझे भी पीना है, पर दादी उसे भी सोच देती है। फिर सनहा की मॉम ग्रैंडमा को थैंक यू कहती है। तो दादी कहती है किस लिए। सनहा की मॉम कहती है कि जब मैं काम पर जाती हूँ तब सनहा का ध्यान रखने के लिए, ऐसा लगता है कि ये मेरी असली फैमिली है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि बच्चे को अकेला नहीं पाला जाता। कहती है कि मुझे पहले पता होता तो इंसुक की माँ को उसे पालने में थोड़ी मदद कर पाती, पर मुझे लगा था कि मदद नहीं करना ही मेरी मदद होगी उसके लिए। पर अगर मैंने उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाती। उम्र के साथ साथ मेरा अफसोस बढ़ जाता है। इन दिनों पीछे मुड़कर देखती हूँ और सोचती हूँ क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। मुझे है कि मेरे लिए इंसुक मेरे हाथ पैर सब कुछ है, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। फिर हम इंसुक और शॉन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पे गेट पे आए होते। इंसुक कहती है कि क्या हुआ, तुम झिझक क्यों रहे हो। है कि बेग्यू भी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि उस डॉग का नाम आखिर है क्या, कभी बेग्यू कहते हैं कभी एम्मा कहते हैं। खैर हम ट्रैक से भटक रहे हैं, हम ड्रामे पे कंसंट्रेट करते हैं। तो शिव बेग्यू कौन है। तो शॉन कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि वो डॉग बनकर पैदा होगी। डॉग वक्त भी बताते हैं। तो इंसु कहती है कि कैसे। तो शॉन कहता है कि सूंघकर जब मालिक घर से जाता है तो उनकी खुशबू धीरे धीरे कम हो जाती है। डॉग जानते हैं कि कितनी खुशबू कम होने पर मालिक वापस आएगा, ये खुशबू उसकी घड़ी होती है। लेकिन मॉम कहती थी कि मेरी खुशबू से वो जान जाएगी। तो हुए उसका डॉग उसके पास आता है। तभी आसमान में फायरवर्क्स भी होते हैं। हाउस पर फायरवर्क्स का मज़ा ले रहे होते हैं और वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। उन्नी उन्हें देख लेती है और मीरू को कहती है कि वो दोनों आ गए। फिर इंसु के सनहा आती है। तो इंसु कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो सनहा कहती है कि आपके लिए तोहफा है, ये डायरी है। फिर सनहा पूछती कि ये महाशय कौन है। तो जूहू कहती है कि ये यहाँ पे वॉलंटियर है।
तो इंसुक कहती है कि ये ऐसी बात है जिसके बारे में तुम सोचोगी तो भी जवाब नहीं मिलेगा। और फिर कहती है कि तुम्हें घर नहीं जाना, मॉम को बताया? तो सना कहती है हाँ, मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो इंसुक कहती है कि काफ़ी देर हो गई है। तो सना कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो इंसुक कहती है क्या पैसे हैं? तो सना कहती है मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपने डैड की घड़ी बेच दी। तो इंसुक को जब उसने सना के डैड को मारा था तब उनके हाथ में घड़ी थी। तो इंसुक पूछती नीली वाली घड़ी थी? तो सना कहती है हाँ। तो इंसुक कहती है क्या वो टूट गई थी? तो सना कहती है हाँ, आपको कैसे पता? तो घड़ी कहाँ से मिली? तो सना कहती मेरे मॉम के पास थी। फिर हम देख मॉम घर पर आती है और बैठती है और फिर हमें पता चलता है कि उस रात सना की मॉम भी आई थी वहाँ पे अपने बच्चे को देखने के लिए, पर वो जाते समय उसने अपने पति को बेहोश देखा। फिर वो उसके पति के पास गई और उसे याद आया कि कैसे उसने पति ने उसको मारा था, और फिर वो गुस्से में उसका गला दबा देती है और फिर वो प्रेजेंट में अपने बच्चे की तस्वीर को गले लगाती है। मीरू को देखते हैं जो कि कमरे में आती है और उन्हीं से और इंसुक से पूछती है क्या तुम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा? वो लोग हाँ कहते हैं। तो मीरू कहती है कि उसमें मेरा मुंह कितना बड़ा दिख रहा है ना। उसके और कुछ के बारे में एक आर्टिकल छपा था। फिर हम टीवी वाले एरिया में सबको टीवी देखते हुए देखते, उस पर सना के डैड की ही न्यूज़ चल रही थी। तो वो स्वीट आंटी कहती है कि मारने के बाद कोई फूल क्यों रखेगा। फिर हम मीरू, उन्नी और इंसुक जॉन को देखते हैं जो कि वही जगह पे होते हैं जहाँ पे शॉन को बंद करके रखा था। और मीरू पूछती आखिर तुमने फूल क्यों रखा था? तो शॉन कहता है कि वो बहुत सुंदर था। तो मीरू कहती है तुम क्या पागल हो गए हो? फूल लगाकर तुमने इसे और भी अजीब कर दिया है। मरे हुए इंसान पर फूल कौन लगाता है? फिर उन्नी कहती है कि तुम तो सरेंडर करने गए थे, फिर रिहा कैसे हो गए? तभी इंसुक कहती है क्योंकि ये खूनी नहीं है, उन्हें मुझ पर शक है। तो मीरू कहती है कि उन्हें कैसे पता चला? तो इंसुक कहती है कि उन्हें पता चला कि मैं और सनहा एक दूसरे को जानते हैं और हमारे बीच कोई कनेक्शन है। तो उन्हीं कहती है लेकिन ये कोई सबूत नहीं है। तो इंसुक कहती है कि वो छानबीन करेंगे। तो मीरू कहती है क्या हम लोग भी पकड़े जाएंगे? तो फिर इंसुक कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और सेयोंग का नाम नहीं लूँगी, यानी उन्नी का। फिर हम देखते हैं कि टीम लीडर जब पुलिस स्टेशन में आ रही होती है तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। फिर वो अंदर चली आती है और न्यूट्रीलेट भी आता है। न्यूट्रीलेट कहता है कि रिपोर्टर को ये कैसे पता चला, मैंने हैवी सिक्योरिटी मांगी थी। तो ओजिंग कहते हैं हाँ मैंने ही बताया, मुझे लगा केस बंद हो गया। तभी वहाँ पे टीम लीडर आती है और कहती है हाल ही में हाई रैंकिंग स्टाफ नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की वजह से उन्हें सजा मिली। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि इसका क्या लेना देना है? तो टीम लीडर कहती है कि जो भी हो वो सुनना नहीं चाहते कि पुलिस सही नहीं है। लगता है लोगों का ध्यान मॉसरोस केस पर लाकर अच्छे से सुलझाकर इमेज ऊपर करनी चाहिए। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि गोल्फ क्लब पर लगे डीएनए का इंतजार करते हैं। हम देखते कि उस बूढ़े आदमी के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं और वो उसे पकड़कर एक जगह पे लाते, जहाँ पे एक आदमी वीडियो कॉल पे उस बुरे आदमी को दिखा रहा होता है और एक फ़ोन उसे देते हैं जिसमें वो मैसेज से उस वीडियो कॉल वाले आदमी से बात करेगा। उसे एक मैसेज आता है उस फ़ोन पर और फिर वो मैसेज पढ़कर वो कहता है कि मुझे लगता है कि फ़ोन उस आदमी के पास है और मैं उसे पकड़ कर ले आऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पे एक आदमी ये सब वीडियो कॉल पे देख रहा होता है पर उसका फेस अभी रिवील नहीं करते। फिर वो बुरा आदमी कहता है कि वो खुद को सरेंडर करना चाहता है, पर मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगा। और फिर एक मैसेज आता है तो वो बुरा आदमी कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो दूसरा गार्ड उसे एक चाकू दिखाता है। फिर वो कहता है कि मुझे मत मारो प्लीज़, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे वो बुरा आदमी आता है और उसे कहता है मिंजी के डैड। तो यांग कहता है कि मेरी बेटी मिंजी कहाँ है, बताओ मुझे। तो वो बुरा आदमी कहता है कि मैंने समझाया था तुम्हें। तो यांग उसकी कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर पटकता है और कहता है कि मेरी बेटी मिंजी कहाँ है, बताओ मुझे। तो यांग उसे धक्का देता है और कहता है कि परेशान मत हो, आराम से बात करते हैं ना, वो फ़ोन कहाँ है बताओ मुझे। तो यांग कहता है कि पहले मेरी बेटी को लेके आ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। तो वो बुरा आदमी कहता है मेरा चेहरा बिगड़ गया तब तुम मुझसे सौदा कर रहे हो, आखिर वो सरेंडर करने क्यों गया? तो सरेंडर करता है उसे कौन सी पुलिस खुद रिहा करती है। तो यांग कहता है अगर असली मुजरिम कोई और हुआ तो वो बुरा आदमी कहता है कोई और? तो यांग कहता है कि हाँ। फिर हम इंसू को देखते हैं जो कि उस फ़ोन को देख रही होती है। तभी वहाँ पे शियोन आता है तो वो फ़ोन को उस बैग में छुपा देती है। फिर हम न्यूट्रीलेट, ओजिंके और टीम लीडर को देखते हैं। फिर ओजिंके कहता है कि हयुन जॉन के किसी भी करीबी से गोल्फ क्लब का डीएनए मैच नहीं हुआ। टीम लीडर कहती है कि लोगों की राय अच्छी नहीं है, हमें फ़ोन नहीं मिल रहा, हमने एक सस्पेंड को
रिहा कर दिया जो कि खुद सरेंडर करने आया था। इस तरह से हम अपनी इमेज सुधारने वाले हैं बताओ। तो ओजिंके कहता है कि हम मिनून जॉन को ही ख़त्म कर देते हैं। तभी न्यूट्रीलेट कहता है कि इसका मतलब एक और इंसान गायब है। तो फिर टीम लीडर पियो इंसुक का नाम लेती है। फिर हम इंसुक को और शियोन को देखते हैं। इंसुक शियोन को बताती है कि सनहा की मॉम ने ही मारा था। जब मैंने उसे मारा तब उसके हाथ में घड़ी थी। शियोन कहता है कि सही कह रही हो, जब मैंने फूल रखा तब घड़ी नहीं थी। तो शियोन कहता है कि अब हम क्या करें। तो इंसुक कहती है अगर सनहा की मॉम पकड़ी गई तो सनहा अकेली हो जाएगी। वो अभी मुस्कुराने लगी है और मैं उसकी मुस्कुराहट से छीन नहीं सकती। फिर शियोन बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। फिर इंसुक भी उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शियोन कहता है कि मैं सारा इल्ज़ाम तुम पर नहीं आने दे सकता। तो इंसुक कहती है क्या तुम भूल गए मैं मरने वाली हूँ, इसलिए मैं उसे मारने गई थी और मैं सनहा को बचाना चाहती थी। तो शियोन कहता है कि जब तक जिंदा हो अच्छे से जियो और वहाँ से चला जाता है। तभी इंसुक को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज़ से शियोन उसके पास आता है और फिर शियोन उसे हॉस्पिटल में लेके आता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने दर्द की दवा दे दी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो शियोन पूछता है कि ये बेहोश क्यों हुई। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो शियोन पूछता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि इसने लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट से मना कर दिया है। तो शियोन पूछता है कि वो लेने के बाद ये कितने दिन तक जिंदा रहेगी, 1 साल, 6 महीने या फिर 1 महीना भी। वैसे भी डेटिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग जल्दी थक कर रिश्ता तोड़ देते हैं। तब तक जिंदा रहे जब तक हम थक कर एक दूसरे से रिश्ता नहीं तोड़ लेते। फिर हम देखते हैं कि उन्नी की मॉम उससे मिलने के लिए आई होती है और उसे कहती है कि देखो तलाक मत लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो उन्नी कहती है कि तुमने इन्हें यहाँ पे लाया ना। तो उसका पति कहता है सासू माँ को तो सब पता होना चाहिए ना। फिर उन्नी कहती कि मैंने तुमसे बस एक ही चीज़ मांगी थी, मेरी मॉम को उनका घर दे दो और मेरे सारे पैसे। और क्या मांगा था मैंने तुमसे। तो पति कहता है कि पैसों की बात कहाँ से है हमारे प्यार के रिश्ते में। तो उन्नी की मॉम कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। कहती कि आप हमेशा इसकी साइड क्यों लेते हो। उसका पति कहता है कि हम एक परिवार है ना, मैं इनका ख्याल रखूंगा। तो उन्नी कहती है खुद अपनी मॉम से परेशान होकर बाहर भटकते थे और तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगे। मुझे कहते थे कि काम पर जा रहा हूँ, पर तुम्हारी गाड़ी में हमेशा गोल्फ क्लब निकलता था। पति कहता है कि गोल्फ क्लब खेलना भी काम का ही पार्ट होता था। क्लाइंट के साथ डील फिक्स करने के लिए गोल्फ क्लब खेलना पड़ता था। तो कहती है कि यह सब बकवास किसी और से करना। कि हॉस्पिटल में न्यूट्रीलेट आया होता है और वो मैडलिना के पास जाता है। न्यूट्रीलेट को देखकर वेरोनिका गिर जाती है, पर और मैडलिना दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं। न्यूट्रीलेट मैडलिना से कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शुक्रिया। तो मैडलिना कहती है कि अभी वो डॉक्टर के ऑफिस में है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आपको तो पता ही है यहाँ पे सब मरीज रहते हैं। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैडलिना वेरोनिका से कहती है ज़रा खुद पर काबू रखो। फिर न्यूट्रीलेट इंसुक से सवाल पूछने के लिए आता है। न्यूट्रीलेट इंसुक से पूछता है कि सुना है वहाँ पे काफ़ी झगड़े हुए थे और रिपोर्ट भी हुई थी। तो इंसुक कहती है हाँ, तुम उस घर की बच्ची को भी जानती थी और मिनून जॉन को भी। तो इंसुक कहती है हाँ। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि तुम्हें पता था कि सनहा के डैड का खून हुआ है। तो इंसुक कहती है हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था। और इंसुक कहती है क्या ये पूरे मोहल्ले से पूछताछ हुई है, मेरी ग्रैंड माँ से भी। तो न्यूट्रीलेट कहता है हाँ। तो इंसुक कहती है मेरी ग्रैंड माँ को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, उन्हें लग रहा है कि मैं बाहर घूम रही हूँ। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि जल्दी गवाहों की एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन होगी, तुम्हारे ठीक होने के बाद मिलते हैं। और वहाँ से चला जाता है। फिर हम उन्नी को देखते हैं कि कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। तो उसका पति कहता है तुम ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, घर के काम करना भी आसान नहीं है। तुम्हें प्रेगनेंसी और मिसकैरेज की वजह से तकलीफ हुई, पर इसका जिम्मेदार मैं नहीं था। मैं तो बाहर काम करता था और आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता था ना। उन्नी की मॉम उसे समझाने लगती है कि बेटा सब ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं। तो उन्नी कहती है कि अब मुझे सब कुछ याद है और अपनी मॉम से कहती है कि आपने ही मुझे उस कमरे में भेजा था ना। और फिर हमें पास्ट में दिखाते हैं कि उसके डैड उसके मॉम को बहुत मार रहे थे। मारते मारते जाकर एक कमरे में सो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जल्दी से आओ और मोज़े उतारो, मुझसे मोज़े नहीं उतरे जा रहे। तो उन्नी की मॉम उसे बेचती है और उन्नी जाकर उसके डैड के मोज़े उतारती है। फिर वो कहती है कि उस दिन जो महसूस हुआ वो था अपमान। और फिर शादी के बाद जब घर के काम करते हुए, सास की देखभाल करते हुए और डॉक्टर के सामने बच्चे के लिए पैर फैलाते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में अपमान ही सहा है। इसे रोकना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तो उसका पति कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो,
तो उन्हीं कहती हूँ जानती हूँ जो कह रही हूँ वो कोई नहीं समझेगा। दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी भाषा समझती है, ये मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे खुद के लिए अब खुद ही कुछ करना होगा। न्यूटीलेट को देखते जो कि शॉन के सामने होता है। न्यूटीलेट शॉन से कहता है कि कुछ कहना चाहते हो, तो शॉन कहता है कि फिर मिलेंगे। फिर वहाँ पे वो सारी औरतें आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, पिछली बार तुम हमारे वोचॉन को पकड़ने आए थे, अब क्या हुआ है। ना आती है और उन सबको कहती है कि चलो शांत हो जाओ। फिर न्यूटीलेट मैडलिना से कहता है कि आपकी में सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो मैडलिना कहती है नहीं। तो न्यूटीलेट कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ 12 सितंबर रात 9 बजे पे अंशुक कहाँ थी। तो कहती है कि रात को बिना पूछे कोई बाहर नहीं जाता, मेरे पास डेली रिपोर्ट है। तो न्यूटीलेट कहता है क्या मैं उसके साथ रहने वाले लोगों से मिल सकता हूँ। तभी वहाँ से उन्नी का पति जाता है और न्यूटीलेट उसको देख रहा होता है। उसके बाद हम मीरू और कुजी को देखते जो कि एक जगह डेट पर आए होते हैं। फिर मीरू कुजी से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने धर्मशाला छोड़ दूँ। तो कुजी कहता है फिर तुम रहोगी कहाँ। फिर मीरू कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। कुजी कहता है कि तुमने वो आर्टिकल पढ़ा, किसी ने कत्ल करके सर पर फूल रखा। फिर मेरे को खांसी आती है, तो वो कहता है सही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहता है कि ईशॉन के डैड भी इंस्पेक्टर थे ना, उन्हें इस केस में दिलचस्पी थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईशॉन अलग है और शियोन अलग है। हम देखते हैं कि इंसुक वो डायरी लेकर बैठी थी डायरी लिखने को, पर उसे समझ नहीं आता कि डायरी में क्या लिखूं। तभी वहाँ पे शियोन आता है। वो कहती है समझ नहीं आता क्या लिखूं, मैंने कभी डायरी नहीं लिखी। शियोन उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो इंसुक कहती है हाँ। फिर शियोन कहता है कि पुलिस ने क्या कहा। तो वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, जल्दी गवाहों की पूछताछ होगी, क्या उन्हें मेरा डीएनए मिल गया। और कहती है कि अच्छा है, इसका आसानी से अंत होगा। उस बुरे आदमी को देखते हैं जो कि इंसुक की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। देखते हैं कि इंसुक को एक मैसेज आता है जिसमें उसकी ग्रैंड माँ की फ़ोटो होती है। तो वो फ़ोटो देख रही होती तभी अननोन नंबर से कॉल आता है। इंसुक शॉन की तरफ देखती है। शॉन कहता है कि फ़ोन उठाओ। तो इंसुक फ़ोन उठाती है और स्पीकर पर डालती है। और मैंने उसे फ़ोन किया होता है और वो कहे कि तुमने जो किया वो मुझे पता है, चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो वरना तुम्हारी ग्रैंड माँ खतरे में आ सकती है। इंसु के हाथ से शियोन फ़ोन लेता है और कट करता है और कहता है कि ये वही क्लाइंट है। तो इंसु कहती है कि हम ग्रैंड माँ को कैसे बचाएंगे। तो शियोन कहता है कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। तभी इंसुक अपने बैग में से वो फ़ोन निकालती है उस मरे हुए आदमी का और शियोन को दिखाती है और कहती है कि हम इससे कुछ कर पाते हैं। तो शियोन कहता है कि ये तुम्हारे पास था। फिर वो चिल्ला कर कहती है कि मैंने पूछा हम इससे क्या कर सकते हैं। तभी उस फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो दोनों भी उसकी तरफ देखते हैं। शियोन वो फ़ोन लेता है और कॉल उठाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।